गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 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 8 के लिए। ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 8 के लिए। अच्छा, क्लास 8 में इससे पहले वाले दिन में क्या स्टार्ट किया था? तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने वेव्स पे हमने बात करना स्टार्ट किया था। वेव्स क्या होता है ये बता दिया। वेव्स में कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताया था, जैसे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऐसा कुछ मैंने बता दिया था। आज उससे आगे देखना स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में वो जो पार्टिकल्स है वो एक सेकंड में कितनी बार कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक ऑसिलेशन करने का जो टाइम लगता था उसको टाइम पीरियड बोलते थे। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, ये सारे रिलेशन हमने क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब क्या करते हैं, आगे देखना स्टार्ट करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, कुछ और भी डेफिनेशंस है, जैसे वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है। ठीक है, इन पे बात कर लेते हैं। तो कुछ और सेट ऑफ डेफिनेशंस है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर शेयर सबसे पहला हमने क्या किया था, जो बेसिक एग्जांपल हमने लिया था ना, उसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बेस्ट एग्जांपल है वेव के मोशन को समझने के लिए। ठीक है। अब जब हमने धागे में वेव बनाया था, तो धागे में जो वेव था वो कुछ इस तरह से ऐसे आगे बढ़ता है। धागे में जो वेव है वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है। ये हमारा सोर्स पार्टिकल है। सोर्स को हम क्या कर रहे थे, सोर्स मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट को हम ऐसे ऊपर ले जाके, ऐसे नीचे ले जाके, ऐसे वापस लेके आ रहे हैं। ऊपर ले जाके, ऐसे नीचे ले जाके, ऐसे वापस जब ऊपर लाएंगे तो धागे में क्या होगा, वेव फॉर्म बनना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या था, तो जो हर एक पार्टिकल्स है यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, ये जो मेरा हाथ है, ये ऐसे ऊपर जाके, ऐसे नीचे आके, ऐसा है। एक सेकंड में जितनी बार कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ था उसी को हमने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी। ये जो पार्टिकल है वो एक बार ऊपर जाके, फिर नीचे आके, फिर ऊपर, एक सेकंड में जितनी बार आ जाएगा उसको हमने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी। एक बार कंप्लीट ऐसा मोशन होने में, एक बार कंप्लीट ये मोशन होने में जो टाइम लगता था उसको हमने बोला था टाइम पीरियड। ठीक है। अच्छा, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता उसको हमने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेव वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेव वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी क्या है ना, तो आपने सुना होगा कि साउंड साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेव। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हैं। अब साउंड जब आप जानते हो तो स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली यही होता है। वो चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ एयर। और स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में अगर स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपने सुना होगा। ये सारे वैल्यूज अगर नहीं सुना है तो याद कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे तो हमने जब वेव बनाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले इधर वाला पार्टिकल ऑसिलेट करता, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, कुछ टाइम के बाद ये ऑसिलेट करेगा, फिर ये ऑसिलेट करेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो डिस्टर्बेंस है वो इस तक पहुंचा, इसका डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचा, इसका डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचा, इसका डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचा एंड सो ऑन। अब डिस्टर्बेंस जो है वो एस वाले पॉइंट से पी वाले पॉइंट तक इस तक ट्रैवल कर रहा है क्या? अब डिस्टर्बेंस अगर ट्रैवल कर रहा है तो कुछ तो टाइम लेके वो ट्रैवल करेगा ना। तो वेव वेलोसिटी का मतलब यही होता है। वेव वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी with which the velocity with which the disturbance the velocity with which the disturbance travels from one point to another, one point
to another is known as wave velocity. ठीक है, वेव वेलोसिटी क्या है? वेव वेलोसिटी है जिस रेट से डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है ना, उस रेट को ही क्या बोलते हैं? डिस्टरबेंस बोलते हैं. अगर साउंड का वेव होता तो साउंड में जो साउंड वेव है वो 332 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है. 332 मीटर मतलब एक सेकंड वो 332 मीटर आगे चला गया. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा साउंड का स्पीड होता है. लाइट का स्पीड और भी ज्यादा है, एक सेकंड वो 3 इंटू 10⁸ मीटर चला जाता है. तभी तो सन से यहाँ तक वो पहुंच पा रहा है. अगर सन से अगर आज रे निकला है तो कुछ लाइट ईयर्स के बाद हम तक पहुंचता है, ऐसा कुछ होता है. वो आप हाई क्लासेस में जाओगे तो समझोगे. अभी आप ये समझो कि 332 मीटर पर सेकेंड ये बहुत बड़ा वैल्यू है. जैसे 1 मीटर ये हमारे हाथ का जो लेंथ है ना, यहाँ से फिंगर्स से लेके हमारे आर्म्स तक का, ये जॉइंट्स तक का, वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर है. अब अगर 332 मीटर्स का है मतलब समझ लो एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड, अभी मैंने बोला एक सेकंड बीत गया, उसमें साउंड कितना दूर चला गया ये इमेजिन कर सकते हैं ना. तो इसीलिए क्या होता है कि साउंड का जो प्रोपगेशन है उसका स्पीड बहुत ज्यादा है. अब वेव वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब है कि जिस रेट से डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करेगा उस रेट को ही हम क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी. बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब वेव वेलोसिटी के बाद हमें एक रिलेशन सीखना है, या पहले हम एक और वर्ड का डेफिनेशन देख लेते हैं. वेव लेंथ. वेव लेंथ, ठीक है. अब वेव लेंथ का मतलब समझते हैं क्या है. देखो, जब ये जो पार्टिकल है ये सोर्स पार्टिकल है, ये सोर्स पार्टिकल ऐसे ऊपर जाके ऐसे घूम के वापस ऐसे नीचे आ गया, तो ये पूरा जो टाइम लगता है सोर्स पार्टिकल जहां से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो ये जो पूरा टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं ना. अब एक टाइम पीरियड में डिस्टरबेंस जितना आगे बढ़ जाता है ना उसको बोलते हैं वेवलेंथ. जैसे जब आपने वेव चलाना स्टार्ट किया होगा और वापस से घूम के जब यहाँ पर आओगे ना, तो जो धागा है, धागा जो ये दो धागे में जो वेव है वो वेव यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएगा. ये जो वेव है ना वो वेव यहाँ से यहाँ ऐसे जाके ट्रैवल कर जाएगा. तो वेवलेंथ का मतलब होता है द लेंथ traveled by the disturbance in one time period. एक टाइम पीरियड में जितना लेंथ वो ट्रैवल करता है डिस्टरबेंस, एक टाइम पीरियड में डिस्टरबेंस जितना भी लेंथ ट्रैवल करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं. अब वेव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा आप बुक्स में देखना, बुक्स में आपको ये भी मिलता है कि ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ. स्पेलिंग मेरे को नहीं पता सही भी है गलत है क्या है पता नहीं मेरे को. वो वेवलेंथ का डेफिनेशन वो ऐसा देते हैं, separation between two consecutive crest or trough. Separation between two consecutive crest or trough is known as wavelength. बुक में इस तरह का डेफिनेशन देते हैं. ये फर्जी डेफिनेशन है, कोई काम का डेफिनेशन नहीं है. अगर आपको समझ में आ रहा है वेवलेंथ क्या है, एक पूरे टाइम पीरियड में, जैसे जब पार्टिकल यहां से जाके सोर्स पार्टिकल ऊपर जाके वापस ऐसे नीचे आ जाएगा, इस टाइम पर डिस्टरबेंस जितना आगे चला जाएगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ. ठीक है, इसलिए उसको बोल रहे हैं वेव का लेंथ. अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो सेकेंड डायग्राम उसमें ये भी वेवलेंथ हो सकता है. दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो लेंथ है वो भी वेवलेंथ हो सकता है. ठीक है. अब wavelength is represented by using a letter. Wavelength is represented LENGTH. Wavelength is represented. Wavelength is represented using a Greek letter lambda. इस तरह से उल्टा एच लिख देना और इसको क्या पढ़ना? लैम्डा. LAMBDA. लमड़ा नहीं होता, लैम्डा. बी साइलेंट होता है, लैम्डा. अब वेवलेंथ के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? तो ये लेंथ है. अगर ये लेंथ है
वेवलेंथ अगर लेंथ है तो एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेवलेंथ का डेफिनेशन जानो कि वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या है, फिर ये जानो कि वेवलेंथ होता क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, फिर ये जाने कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और सिंस ये लेंथ था तो इसका ऐसा यूनिट हमने क्या यूज किया, मीटर यूज किया हमने इसको एक्सप्रेस करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये हो गया वेवलेंथ की कहानी। अब एक और वर्ड होता है, हमारे के लिए इतना ज्यादा यूज में नहीं आएगा लेकिन फिर भी बता देते हैं। जैसे हमारे पास एक टर्म आया था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हम क्या बोलते थे कि एक सेकेंड में जितने कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाए, जितने कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाए, एक सेकेंड में जितने कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाए उसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी था। अब हमें एक डेफिनेशन है या एक टर्म होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, मान लो एक अलग से डायग्राम बनाते हैं वेव नंबर के लिए। सब हायर क्लासेस में सीखना पड़ता है इनके यूजेस। मान लो एक वायर है ऐसा, ठीक है, और ये जो वायर है ना, ये वायर कितने लेंथ का है, ये वायर 1 मीटर के लेंथ का है, 1 मीटर के लेंथ का वायर, और इसमें वेव फॉर्म्स इस तरह से बन रही थी ऐसे। अब अगर आप देखोगे तो इस 1 मीटर के वायर में कितने वेव फॉर्म आ गए, 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 4 कंप्लीट वेव फॉर्म बन रहे हैं। ठीक है, 4 कंप्लीट बनाते हैं ऐसे, 4 कंप्लीट वेव फॉर्म बन रहे हैं। तो 1 मीटर के वायर में या 1 मीटर के धागे में या थ्रेड में, 1 मीटर के थ्रेड में जितने भी कंप्लीट होने चाहिए, इनकम्प्लीट अगर होगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 1 मीटर के थ्रेड में जितने भी कंप्लीट वेव फॉर्म है, कंप्लीट वेव फॉर्म है, जितने भी कंप्लीट वेव फॉर्म है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मीटर के थ्रेड में जितने भी कंप्लीट वेव फॉर्म है उसे ही वेव नंबर कहते हैं, उसे ही वेव नंबर कहते हैं। तो वेव नंबर को कैसे लिखेंगे, ये लैम्डा लिख देना, उसके ऊपर एक बार लगा देना ऐसे, ये लैम्डा और उसके ऊपर बार जो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। और वेव नंबर फाइंड कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा। जैसे मान लो यहाँ पे वेवलेंथ है, मान लो 0.2 मीटर्स का, जो वेवलेंथ है वो 0.2 मीटर्स का है। तो अगर आप 1 को 0.2 से डिवाइड करोगे, 1 को 0.2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 आ जाएगा क्या, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, वेव नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सारे टर्म्स को डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना 2 टर्म्स और है। अब ये 2 टर्म्स आपको थोड़े मुश्किल हैं समझने अभी, लेकिन आगे जाके इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। आप बस अपने को याद करें कि कुछ होता है। एक होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी तो जानते थे, अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फेज वेव से रिलेट कराता है तो उतना हम नहीं समझ पाएंगे, तो बस इतना समझ लो कि फ्रीक्वेंसी को जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इस तरह से W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे क्या पढ़ते हैं, W को पढ़ते हैं ओमेगा। ये उसको क्या पढ़ेंगे, ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। और इसमें एक और वर्ड है, एक और वर्ड होगा जो है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। अब वेव नंबर को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, वेव नंबर को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा एंगुलर वेव नंबर।
एंगुलर वेव नंबर को लेटर के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो k इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। इस तरह से हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेव नंबर होता है। अच्छा, ये सारे डेफिनेशंस के बाद एक रिलेशन भी अपने को जानना है। रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी कॉमा फ्रीक्वेंसी and relation between wave velocity, frequency and wave length। इन तीन टर्म्स में एक रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है वो देखो। देखो ये पूरा यहां से यहां तक, कुछ अलग कलर यूज कर लूं, ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है यही तो लेंथ, वेव लेंथ था ना, इसी को तो लैम्डा बोलते हैं। अच्छा, और यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा था वो इसका टाइम पीरियड था क्या? तो अगर मैं लिखूं डिस्टेंस, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर है। स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं? अगर ए से बी चला गया वेव, ए से बी चला गया, तो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया था लैम्डा, वेवलेंथ। डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया वेवलेंथ, डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया वेवलेंथ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेव को मान लो v से लिख रहे हैं, स्मॉल v लिख रहे हैं स्पीड ऑफ वेव के लिए, इनटू टाइम। यहां से यहां पहुंचने का जो टाइम है वो टाइम पीरियड है क्या? टाइम पीरियड है ऐसा, मतलब लैम्डा को v इंटू कैपिटल टी, ये लिख सकते हैं ना ऐसा। अब एक रिलेशन मैंने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? टाइम पीरियड जो है वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। अब टाइम पीरियड अगर 1, फ्रीक्वेंसी के लिए आप एफ भी यूज कर सकते हो, न्यू भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। टाइम पीरियड अगर 1 अपॉन एफ है, इसका मतलब लैम्डा कैन बी रिटन एज v इंटू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को उधर भेज दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ लैम्डा जो है वो वेव वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा क्या? अब आपके सिलेबस में ना, आपके सिलेबस में जनरली जो वेव है, दो तरह के वेव के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे लाइट के बारे में, और दूसरा वेव जो है वो साउंड के बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर में फाइंड करें, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर अगर फाइंड करेंगे तो एयर में वो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का वैल्यू मिल जाएगा। ये स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं लिखते, स्पीड लिखो यहाँ पे। फिर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर लाइट का स्पीड आपको एयर में जानना है तो लाइट का स्पीड एयर में क्या करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं सी। सी को भी क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी लैम्डा। तो ये आगे जाके आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। इस तरह से एक फॉर्मूला आपको आगे जाके क्लास 9-10 में जरूर मिलेगा, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा का। तो ये मैंने ना वेव का एक बेसिक आइडिया रखने की कोशिश की थी अभी तक। बेसिक आइडिया का मतलब क्या है? मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि वेव होता क्या है, वेव्स में जो अलग अलग टर्म्स होते हैं उनका मतलब क्या है। देखो, अगर तुम सिर्फ याद करने का सोचोगे ना तो बहुत मुश्किल लगेगा तुमको वेव्स, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे, हर डेफिनेशन को मैंने समझाने का कोशिश किया है। सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेव नंबर को छोड़ के बाकी मैंने तुमको ऑलमोस्ट सारे डेफिनेशंस अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो उनका ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी सारे डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो चैप्टर है ना, अब हमारा जो चैप्टर, ये था बेसिक वेव। बेसिक वेव मतलब किसी भी वेव के लिए ये सारी चीजें वैलिड है। साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, वेव ऑन अ स्ट्रिंग हो, रिपल्स हो, सबके लिए वैलिड है। अब हम जो बात करेंगे, अब हमारा जो चैप्टर है वो सिर्फ साउंड के बारे में है, तो हम डिटेल से किस में बात करेंगे? डिटेल से बात करने वाले हैं साउंड वेव के बारे में, ठीक है, साउंड वेव के बारे में। अब साउंड वेव कैसे जनरेट करते हैं, तो सबसे पहला अगर कोई बोले ना कि साउंड वेव कैसे जनरेट होगा, तो साउंड इज क्रिएटेड, साउंड इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन।
ये जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के कारण ही साउंड वेव क्रिएट होता है। जैसे वो तुमने सुना होगा, वो जो मक्खी होती है ना, मक्खी, मक्खी हूं मैं मक्खी, हाउस फ्लाइज जो होती हैं, हाउस फ्लाइज नहीं, मच्छर, मॉस्किटोज, मॉस्किटोज जो ये जो साउंड निकालती है ना, हमिंग साउंड, इसको क्या बोलते हैं, वो इरिटेटिंग सा जो नॉइज होता है, उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, ऐसे ऐसे अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं। अब ये जो विंग्स को वो फ्लैप करते हैं ना, उसके कारण से वो वॉइस आता है। और एक सेकंड में वो जो विंग्स है वो 5000 टाइम्स से ज्यादा फ्लैप करते हैं। मतलब एक सेकंड में इतना ज्यादा बार जब उन्होंने फ्लैप किया, तब जाके वो क्या होता है, उस तरह का साउंड क्रिएट होता है। तो कोई भी साउंड क्रिएट हो रहा है, तुमने ऐसे ये किया, तुमने सीटी बजाई, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी, घंटी बजाई तुमने, तुमने और भी कोई साउंड बजाया, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से साउंड बजाते हैं, अलग अलग जगह से साउंड बजाते हैं, तुम भी शायद साउंड बजाते होगे। तो तुमने जो भी तरह का साउंड क्रिएट किया है ना, सारे के सारे साउंड्स वाइब्रेशंस के कारण क्रिएट हुए हैं। अगर वाइब्रेशंस नहीं होता तो साउंड का क्रिएशन ही नहीं हो पाता। बात समझ में आ रहा है? साउंड क्रिएट हुआ वाइब्रेशन के कारण। ट्रैवल कौन करेगा? ट्रैवल उसको मीडियम कराएगा, लेकिन क्रिएट कैसे हुआ? वाइब्रेशन के कारण। जब कभी अगर मौका लगा फिजिक्स के लैब में जाओगे तो तुमको एक इस तरह का डिवाइस मिलेगा फिजिक्स के लैब में। मेटल का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोंग। अब ये जो प्रोंग है, इस प्रोंग को जब आप एक सॉलिड सरफेस में जब आप इसको हिट करोगे ना, तो ये क्या करता है? वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। अब जैसे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, तो इसके वाइब्रेशन के कारण क्या होता है? साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। या जब हम बोलते हैं ना, तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड में भी अलग अलग तरह की वॉइस निकालने से अलग अलग तरह का वाइब्रेशन होगा, तब जाके हम अलग अलग तरह के वॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो साउंड का क्रिएशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन के कारण हो रहा है। अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड का वेव भी नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? अच्छा, ये हो गया पहला बात। अच्छा, फिर ये जो साउंड है, साउंड इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्या होता है ना, एक रेंज होता है, ऑडिबल रेंज। जैसे ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। हमारा जो ईयर होता है ना, तुमने सुना होगा कान के पर्दे। कान के पर्दे एक्चुअल में क्या होता है? एक ईयर ड्रम होता है। हमारे कान के अंदर क्या होता है? एक ईयर ड्रम होता है। एक ऐसे बहुत ही पतली सी क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब एक स्किन का एक इस तरह का मेम्ब्रेन होता है जो वाइब्रेट करता है। जैसी जैसी कोई साउंड आता है ना, तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। उसके वाइब्रेशन से क्या होता है? इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन बताता है कि हाँ, उस इंसान ने ये बोला है। तो जो भी हम सुन पा रहे हैं वो बिकॉज ऑफ दिस ईयर्स है। ये जो ईयर्स है ना, ईयर से कान एंटर कैसे करेंगे? इसको मैं थोड़ा स्टॉप शेयरिंग करूं। ये जो हमारा ईयर्स है, ईयर्स में ऐसे साउंड एंटर करते हैं। हमारे यहाँ पे ईयर के अंदर में क्या होता है? एक ईयर ड्रम होता है। वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। जैसे वो जो तबला होता है ना, तबला का एक मेम्ब्रेन होता है। जब आप तबले के मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराते हो तो उसमें से वॉइसेस क्रिएट होती हैं। वैसे ही हमारा जो ईयर का जो मेम्ब्रेन है, ईयर का जो ड्रम है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। अब उसके वाइब्रेशन से क्या होता है? साउंड क्रिएट होता है। और जो साउंड क्रिएट होता है वो ब्रेन तक, और कुछ नर्व्स होते हैं, नर्व्स के कारण वो ब्रेन तक जाते हैं। फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके बताता है कि हाँ भाई, ये साउंड है। अब ये सब इतना स्पीड होता है कि हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि ये सब कभी ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें होती हैं, तब जाके अपने को पता चलता है कि हाँ भाई साहब ने कुछ बोला था। अच्छा, अब ये जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन ईयर्स का, किसी भी इंसान का जो ऑडिबल रेंज है, वो है 20 किलो हर्ट्ज है शायद, हाँ 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज मतलब 10⁵, ठीक है। जो भी 20 हर्ट्ज है, ये एक बार चेक कर लेना है गूगल में किलो है या नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे को याद, शायद किलो भी है, पता नहीं, देख लेंगे। ऑडिबल रेंज जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या है? इससे कम का कोई फ्रीक्वेंसी अगर होगा, इससे कम का कोई फ्रीक्वेंसी, इससे कम का कोई फ्रीक्वेंसी होगा, वो हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा।
या इससे ज्यादा भी अगर कुछ हुआ ना तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब इससे कम वाले के बारे में बताओ ना, तो वो जो अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं, वो जो अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं उनका जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है ना, 20 किलोहर्ट्ज से कम होता है, तो हम नहीं सुन पाते। लेकिन तुमने सुना होगा कि अर्थक्वेक के टाइम्स पे वो जो एनिमल्स होते हैं ना, जनरली वो जो डॉग होते हैं, वेल्स होते हैं, इनको पता पहले चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, इसलिए वो शहर को छोड़ के भाग जाते हैं कि भागो भाई आग लगनी, भागो भाई अर्थक्वेक आने वाला है, भागो भागो। एक था ना, आसमान गिरने वाला है, खरगोश को बोलते हैं कि आसमान गिर रहा है, भागो भागो, सब भागने लगते हैं। तो वैसे ही अर्थक्वेक का पहले से इनको पता चल जाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका हियरिंग कैपेसिटी ह्यूमन से ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, पहले ही उनको पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। या कुछ डिवाइसेस, कुछ ऐसे ये तुमने सुना होगा, एक मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, उसमें क्या होता है, वो आप जब उसको प्लग में लगा दोगे तो उसमें से जो साउंड क्रिएट होता है ना, वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है। अब 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो हम तो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन वो जो मॉस्किटोज और वो जो रोडेंट्स होते हैं ना घर में, वो सुन पाते हैं, और वो इरिटेशन से वो क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो ये साउंड वेव है। अब साउंड वेव में, अब इसमें बेसिक से साउंड वेव प्रोपगेट कैसे करता है, ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझाऊंगा कि साउंड वेव जो है वो प्रोपगेट कैसे किया, क्या कैसे वो ट्रैवल कर रहा है, किस में ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा, एयर में, वाटर में, लिक्विड में, किस में कैसा ट्रैवल करेगा, ये सब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।